नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत बेबार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का काव्यशाला की इस 8वीं सीरीज में, इस कड़ी में, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी पोइट्री पर। और कल हमने बात की थी नज्म निगारी के साथ, तो आज भी हम नज्म निगारी के ही टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। और नज्म निगारी के टॉपिक पर बात करते हुए हम आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सभी का। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस्तकबाल आपका काव्यशाला की इस सीरीज में। और ऑफिशियल पीडब्ल्यू का रिप्रेजेंटेटिव का भी बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल पे। और ये एक घंटा मिलता है जिसमें मैं आप का मंच हथियाता हूँ और अपनी ऑडियंस से रूबरू होता हूँ, बात करता हूँ आपसे हिंदुस्तानी शायरी के बारे में, हिंदुस्तानी कविता काव्य के बारे में। तो चलिए आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ पल का इंतज़ार करते हैं बाकी आने वालों का। घड़ी की सुई बिल्कुल सीधी है, आप लोग भी बिल्कुल सीधे हो जाइए। और काव्यशाला में आज बढ़ते हैं आगे। नज़्म मुर्रा पे बात करेंगे, आज़ाद नज़्म पे बात करेंगे, थोड़ी सी मश्क करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पाबंद नज़्म पे। और उसी बात को जो कल हमने शुरू की थी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो सुप्रीति सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत। सक्षम रूह आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ नाम और कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो लगातार, जिनको मैं नोटिस कर रहा हूं, जो हमारी काव्यशाला की सीरीज से जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग लगातार इस बात को सुन रहे हैं, लगातार इस सीरीज को अटेंड कर रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि आपको शायरी में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और ना सिर्फ शायरी में बल्कि आपको एक काव्य पढ़ने और समझने में भी एक नई आयाम, नए दिमाग के दरीचे और नई जहन में सारी बातें आएंगी। तो इसी मेरी शुभकामनाओं के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारे और आपके बीच की बातचीत का सेशन है। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे किसी स्केल पे। तो आप सबका बहुत स्वागत है और आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेजिए। आज आपकी जो भी सजेशंस होंगे, जो भी आपकी रचनाएं होंगी, एक एक दो दो लाइन की, आज हम एक स्केल पे हर इंसान, हर पार्टिसिपेंट एक एक लाइन बनाएगा और उस पर हम आज प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी सजेशंस, अपनी लाइंस लिखते रहिएगा। साथ साथ वीडियो पे आने की रिक्वेस्ट भेजिए, यहाँ से हम सीक्वेंसिंग करेंगे और सीक्वेंसिंग के बाद में हर किसी को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा और इंतज़ार 2 मिनट का करते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप चाहें तो अपनी रचना या अपनी वीडियो रिक्वेस्ट तैयार रखें और फिर उसके बाद हम आज नज़्म निगारी पे, पोइट्री पर, और जो भी आपने, चाहे वो आज़ाद नज़्म लिखी है या नसरी नज़्म है या जिस भी तरह की या पाबंद नज़्म है, जो भी नज़्म है आज उसको बताइए। हम शुरू करते हैं। आज आपकी बात सबके साथ में सुनते हैं जी। गुड़िया तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत जी। कुछ नाम हैं जो मुसलसल नज़र के सामने आते हैं, लगातार देखते पढ़ते सुनते रहते हैं। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो ये कोशिश है, ये जो जज्बा है हिंदुस्तानी शायरी सीखने का, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा, कुछ शब्द और कुछ ऐसी बात हुई थी, मुझे थोड़ा सा फीडबैक आया। निकिपेंसिव हेलो हेलो, बहुत स्वागत आप सभी का। एक फीडबैक आया था कि कुछ शब्दों की अगर फहरिस्त हो सके, कुछ अल्फाज की लिस्ट अगर मैं आपको दे सकूं। तो एक एक्सरसाइज हमने की थी जिसमें हमने बात की थी सारे शब्दों के वजन निकालने की, हम ताकि उन शब्दों के वेट को एनालाइज कर सकें कि किस शब्द का कितना वजन है, और फिर उसको हमारे स्केल में और अपनी बहर में लगाकर उस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। उसके लिए लंबी चौड़ी, मेरे ख्याल से शायद 100 से ज़्यादा शब्दों की हमने लिस्ट दी थी। तो जिसमें आरजू, अक्स, आशना, अफसाना, अय्यार, आशिकी, इस तरह के बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में वो वर्ड्स थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की थी। तो चलिए आज अपनी प्रैक्टिस को हम आगे रखते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा एक पिछले सेशन में जो हमने 7वें सेशन में बात की थी उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नज़्म निगारी के बारे में बात की थी कि नज़्म निगारी है जैसे लड़ी में मोती पिरोना है, ठीक वैसे ही हम एक तरतीब में, मीन्स एक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ग्रामेटिकल बाउंडेशंस को तोड़ते हुए, और हम जब आगे बढ़ते हैं और हम अपने वर्ड्स रखते हैं तो
वहां से एक आहंग, वहां से एक म्यूजिकलिटी, वहां से एक रिदम पैदा होता है। तो उस रिदम और म्यूजिकलिटी को समझने के लिए हमने नज्म नगारी पे आगे बात की थी। तो पहले तरह की, और इसमें एक सबसे गजल से अपोजिट, उसके विपरीत एक सबसे बुनियादी बात यह है कि एक ख्याल, एक थॉट, सिंगुलर थॉट रहता है जिसको लेकर पूरी नज्म कही जाती है, जिसको लेकर पूरी बात कही जाती है। और जो भी और दूसरे दूसरे मुद्दे आएंगे या दूसरी दूसरी तस्वीरें और सूरतें बनेंगी, वो सब एक सपोर्टिव इमेजरी क्रिएट करती हैं हमारी एक जो बुनियादी जो फाउंडेशन थॉट है उसको कहने के लिए। हमने ये यहाँ तक बात की थी। और दूसरी बात लफ्ज़ों की तरतीब की मैंने बताई कि एक एग्जांपल दिया था कि नस्र में, मतलब प्रोज में एंड पोइट्री में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं और कैसे प्रोज को पोइट्री में समझते हैं। तो जैसे प्रोज की एक लाइन बताई थी कि इंसान को इंसान से कैसा भारी डर है, ये एक लाइन है, ठीक है। हालांकि इसमें भी एक म्यूजिकलिटी है, कैसा कैसा भारी डर है। तो यहाँ पर एक 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 तरह का एक सस्पेंस क्रिएट होता है। और इसको जब हमने पोइट्री में कन्वर्ट किया था, और इसका मैंने आपको एक जो कहना चाहिए नज्म वाला हिस्सा दिखाया था, वो यही था कि डर इंसान को इंसान से कैसा है भारी। ये मैंने आपको बताया था कि एक रचना की लाइन है मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई पहली तरह की जो नज्म थी हमारी, और उस नज्म का जो टाइप था, जो उसकी सूरत थी, वो थी पाबंद नज्म की सूरत। और पाबंद नज्म की सूरत हुई तो हमने उसमें बात की थी आदमी नामा की, नज़ीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा, जिसका हमने जिक्र किया था। दूसरे तरह की जो, और इसमें बताया था कि पाबंदी किस तरह की, इसमें पाबंदी रहती है बहर की, वजन की, अरकान की। मतलब जो स्केल है उसमें कोई ना कोई बहर की पाबंदी जरूर होगी। ये हमने मुख्य तरीके से बात की थी कि उसमें एक से ज्यादा बहर भी हो सकती हैं। अमूमन एक सिंगल बहर में ही ऊपर से नीचे तक पूरी बात कही जाती है ज्यादातर नज्मों में। हालांकि कुछ आगे की पाबंद नज्म जब आई तो उनमें और भी बहरों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अच्छा, एंड अनदर थिंग जो मुझे आपको ये बतानी है इसके साथ साथ भी, जब गजल से इंसान अपनी बात कहना शुरू हुआ तो एक तरक्की पसंद मीन्स प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट चला। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने अपने समय की समकालीन कंटेम्प्रेरी इश्यूज को पकड़ते हुए उन पर नज़में कहना शुरू किया, हालिया नज़में कहीं। तो तब इन नज़मों का दौर, और नज़्म मुअर्रा जिसमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम लिया था मैंने, जो हमारी नज़्म की दूसरी सूरत है, उसका जब हमने नाम लिया था तो वो नज़में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। चूंकि नज़मों में हम एक ख्याल पकड़ते हैं, एक मुद्दा पकड़ते हैं, एक बात पकड़ते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक एक तवील एक एक्सटेंशन में एक डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, और उसमें म्यूजिकलिटी बरकरार रहती है। तो ये भी आप पढ़िएगा। तीसरी चीज हमने बात की थी जो तीसरी सूरत है वो थी आजाद नज्म की। तो आजाद नज्म में क्या आजादी थी, अच्छा माफ कीजिए, एक नज्म मुअर्रा में क्या कंडीशन थी। नज्म मुअर्रा में था कि जो स्केल है, स्केल सेम रहेगा। मतलब अगर 1 2 1 2 1 2 है तो हर लाइन का 1 2 1 2 1 2 1 2 रहेगा, मगर काफिया की पाबंदी नहीं होगी। काफिया की पाबंदी मतलब सेम राइमिंग की पाबंदी नहीं होगी। और इसमें फैज़ अहमद फैज़ की नज्म का हवाला दिया था तन्हाई का, और साथ साथ अली सरदार जाफरी की नज्म भी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो एक हमने ये काम किया था। अब साथ साथ मैं आपको बताता चलूं जी, तो इसमें ये वाली पाबंदी। थर्ड, जब हम आज़ाद नज्म की बात करते थे तो हमने उसमें किस चीज़ की आज़ादी ली, हमने आज़ादी ली कि हमको लेंथ बराबर की हमारे पास आज़ादी है कि अगर कोई एक मिसरा लंबा हो सकता है, दूसरा मिसरा छोटा हो सकता है, और जो अलग अलग मिसरे हैं वो अलग अलग डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, मगर उनका स्केल और उनके अरकान का जो वैल्यू है 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2, मतलब उनके सबसेट से यूज होते हैं। तो अरकान का वैल्यू, मेरे अरकान का मतलब है कि जो हमने वेट का ग्रुपिंग किया है, जैसे 1 2 2 2 1 2 2, ये जो ग्रुपिंग है अरकान की, जो 8 तरह के शुरू में अरकान बताए थे, एंड प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर्स इन द प्रीवियस सेशंस जो हमने किए हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, वहां पर ये सारी बातें बताई गई हैं। चौथी नज्म थी नसरी नज्म, जिसको प्रोज पोइट्री भी कहते हैं। नसरी नज्म में एक नसर की सूरत है, मेरे कहने का मतलब है एक सिचुएशन को, प्रोज को हमने एक पोइट्री में कन्वर्ट किया है, उसके ग्रामेटिकल सेंस को चेंज करते हुए, उसके बंदिशों को तोड़ते हुए
हमने वो नसरी नज़में रची हैं और कई सारी नसरी नज़मों का हमने एग्जाम्पल दिया। गुलजार साहब की नज़में पढ़ी थी और भी नसरी नज़मों के मैंने एग्जाम्पल दिए थे। और ये भी आजकल बहुत प्रचलन में है, चूंकि इसमें बहर की पाबंदी नहीं है, इसमें काफिये की पाबंदी नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इसे हिंदी में गद्य कविता भी कहा जाता है और अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ते लिखते हैं। लेकिन यही आप एक एस्केप रूट ना समझें। नसरी नज़्म कहकर ही नज़्म निगारी करना इज नॉट अ कंप्लीट थिंग। आप ये मान के चलें, अगर आप सिर्फ नसरी नज़्म कह रहे हैं, सिर्फ बिना किसी बंदिश के अगर सिर्फ बात कहे जा रहे हैं, जिसे छंद मुक्त कविता कहते हैं, तो आप काव्य के सिर्फ चौथाई ही हिस्से में घूम रहे हैं। ये पूरा जो आसमान है, जो पूरा समंदर है और जो ये फैलाव है इसका, इसके सिर्फ एक चौथाई हिस्से में ही है। बाकी 3/4 दुनिया पोइट्री की, काव्य की, नज्म की और भी बाकी है, जिससे आप अभी तक रूबरू नहीं हैं। तो उस हिस्से से रूबरू होने के लिए ही हमने ये बाकी 4 टॉपिक्स पे, 3 टॉपिक्स के जो बाकी नज्म निगारी हैं उन पर थोड़ी सी बात की थी। तो ये थोड़ा सा कल का क्विक रिकैप हुआ। और कल हमने आदमी नामा के 1-2 बंद पढ़े थे और साथ साथ साहिर लुधियानवी की जो परछाइयाँ हैं, जिसमें 2 बहर यूज हुई हैं। शुरू की बहर अलग है और दूसरी लाइन बाद में बहर उसकी बदल जाती है और बहरें हैं उसमें। लेकिन जहां जहां, और उसमें कहीं 4 लाइन का 4 मिसरों का बंद है, कहीं 5 का है, कहीं 3 का है, कहीं 2-2 का है। और इस तरीके से वो मिक्स में नज़्म मुर्रा की सूरत में वो नज़्म चलती है। और मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप वो नज़्म ज़रूर पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़कर। एक ये बात हुई हमारी। ऑटोग्राफ करके एक नज़्म थी, आज़ाद नज़्म जो थी, जो मजीद अहमद की नज़्म थी, मजीद अमजद की नज़्म है ऑटोग्राफ। वो भी कल हमने थोड़ी सी रीडिंग की थी उसकी और आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि कैसे नज़्म क्रिएट हो रही है। ठीक है, आज हम फिर से उस पर मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आइए देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पाबंद। पाबंद पे एक नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, रोटियां। ठीक है, ये नज़्म काफ़ी तवील, एक लंबी बड़ी नज़्म है। इस नज़्म को रीड करते हैं। मैं इसको रीड करता हूँ, इसका स्केल आपको बताता हूँ। आज के सेशन में खास बात क्या होगी, आज हम जैसे गज़ल में हमने किया था, एक स्केल पढ़ने के बाद एक धुन का हाथ पकड़ा और धुन का हाथ पकड़कर हमने उस धुन को बेस या उस धुन को जहन में रखते हुए अपने ख्याल, अपने लफ्ज उस धुन पे रखे और हम उस बहर में अपने आप ही ऑटोमेटिकली उतरते चले गए थे। ठीक है, आज भी ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, ये नज़्म का मैं जो छोटा हिस्सा है, पहले बिना किसी धुन का सहारा लिए पढ़ता हूँ। इसका स्केल मैं आपको बता देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ टाइप करने की उस स्केल को। इस नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है रोटियां, इसका स्केल है 2-2, देन 1-2-1-2, देन 1-1-2-2, देन 1-2-1-2 जी। और ये मैंने इसका स्केल पिन कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको स्केल समझ में आ रहा होगा। अब मैं नज़्म पढ़ता हूँ, इस स्केल से मैच कराइए। और ये सोचिए, नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है और ये बहुत उस ज़माने की नज़्म है जब यूजुअली गज़ल पे बात होती थी और नज़्म जब इंट्रोड्यूस हो रही थी उर्दू शायरी में, तब की बात है। और मैं बात कर रहा हूँ नज़ीर अकबर आबादी, मतलब 1735 में जिनका जन्म था और 1830 में जिनका इंतकाल या जिनकी मृत्यु हुई। तो आप मान के चलिए कि 18वीं शताब्दी की बात है। और तब ये रोटियों की जो कीमत है, इस नज़्म का जो बुनियादी ख्याल है वो है खाना और भूख। इसको रोटियों के हवाले से, उनकी सूरत के नज़रिए से उनको बताया गया कि रोटी जो है, जो भूख है इंसान की, वो कैसे और कहाँ कहाँ एक्ट करती है और उसके चलते क्या क्या होता है। सुनिएगा नज़्म, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम उसको तराना या ट्यून में पढ़ेंगे। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। पहला बंद।
अब इसमें पता चला कि देखिए जब खाना मिलता है इंसान को तो कैसे उसके मज़े होते हैं, उसे हर चीज़ कितनी अच्छी लगने लग जाती है जब उसको वक्त से खाना मिलता है, रोटियां मिलती हैं। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता परे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम सा की इस सिवा, सौ सौ तरह की धूम मचाती हैं रोटियां, जिस जहाँ पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा जहूर है, चूल्हे के आगे आंच जो चलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही खास नूर है, इस नूर के सबब नजर आती हैं रोटियां। ठीक है, अब इसमें आपने जब पहला बंद सुना तो उसमें किस चीज का काफिया था? आती हैं रोटियां, क्योंकि पहली लाइन थी जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां। अब हैं रोटियां, दूसरी लाइन भी हैं रोटियां, तीसरी लाइन भी हैं रोटियां, लेकिन फिर रिपीटिंग साउंड क्या है? आती हैं रोटियां, समाती हैं रोटियां, लड़ाती हैं रोटियां, चलाती हैं रोटियां, दिखाती हैं रोटियां। तो आती की साउंड जो है वो राइमिंग साउंड है, मतलब वो कवाफी है, वो हम काफिया की साउंड है। दूसरा जो इसका बंद है उसमें आपने देखा कि रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, आ। दूसरी लाइन का जो राइमिंग है, जो कवाफी है, वो कूद जा बजा। तीसरा उछल गया, चौथा इस सिवा, आ, और फिर आखिरी में सौ सौ तरह की धूम मचाती हैं रोटियां, मतलब वो फिर से रिपीट हो रही है। तो देखा आपने नज्म किस तरीके से बंधी हुई है। अलग अलग सूरतें बताई हैं कि जब रोटियों के जब भूख और रोटी छीनने के लिए किस किस तरह की चीजें होती हैं, और सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। इसका एक बीच का बंद पढ़ रहा हूं कि फिर पूछा उसने कहिए ये है दिल का तूर क्या, इसके मुशाहिदे में है खुलता हुजूर क्या, वो बोला सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कश्फ उल कुलूब और ये कश्फ उल कुबूर क्या, जितने हैं कश्फ सब ये दिखाती हैं रोटियां। कश्फ का मतलब होता है मैनिफेस्टेशंस, मतलब जितने रिवील करना, जितने हैं कश्फ सब ये दिखाती हैं रोटियां। तो रोटियों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन बुनियादी जो ख्याल है वो रोटी का ही ख्याल चलता है। ठीक है, इसका जो आखिरी बंद है, रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर, रूखी ही रोटी हक में हमारे है शहद व शीर, या पतली हो वे मोटी खमीरी हो या फतीर, गेहूं जवार बाजरे की जैसी हो नजीर, हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां। तो ये फिर से उसमें लाइन में कंक्लूड किया है। इसका जो स्केल है जो मैंने पिन किया है वही है 2-2 1-2 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2। अब इस पे यहाँ तक पहुँच गए तो अब यहाँ पर मेरा एक अब फिर से आपको एक धुन का सजेशन है कि अब मैं आपको धुन देता हूँ, और उस धुन के सहारे अब आप करेंगे। जैसे एक पहला बंद पढ़ता हूँ और वो बस धुन के साथ, और आप उस धुन का सहारा पकड़ सकते हैं। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, ला 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 ला, 2-2-2 1-2 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती है रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, रोटियां रोटियां रोटियां। 2-1-2। अब रोटियां 2-1-2, इसी की जगह आदमी, आशिकी, नाज़नी, खुशनवी, ये सारे जो शब्द हैं इन सब का वजन है 2-1-2। रोटियां। ठीक है, अब इस स्केल को पकड़ के आप 1-2 लाइन कुछ जरूर इस स्केल पे लिखें। स्केल आपको मैंने पिन किया हुआ है 2-2 1-2 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2, और इसकी धुन मैंने आपको बता दी। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां,
ला 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 ला। अब इसी के साथ में आप चाहें तो कोई भी लाइन पकड़ सकते हैं, कोई कोई भी, जैसे लेकिन आखिरी जो है वो रोटियां का वजन, जैसे आदमी, जिंदगी, नाजनी। एक रैंडम लाइन पढ़ रहा हूँ ऐसे पे भी, ऐसे ही मैं इसी धुन में, और वो नज्म में आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। इतने पे मुस्कुराती सो है वो भी जिंदगी, इतने पे मुस्कुराती सो है वो भी जिंदगी, कोई कहे ये कैसी पहेली है जिंदगी, कोई कहे नहीं जी सहेली है जिंदगी। वही वही स्केल है, और यही एक स्केल को यूज करके मेरी एक नज्म है जिंदगी नामा, जो नज़ीर अकबर आबादी साहब को समर्पित है। उनके स्केल, उनकी ज़मीन, उनकी नज़्म निगारी को समर्पित है। तरही नज़्म है एक ज़िंदगी नामा। तो उसके उसी स्केल पर आप भी कोशिश कीजिए, और इस पाबंद नज़्म, इस स्केल पर अगर आप एक नज़्म भी लिख पाए तो ये मानिएगा कि आप पाबंद नज़्म लिखना सीख रहे हैं, और वो बहुत अच्छी पाबंद नज़्म आप लिख पाएंगे ये स्केल पर नज़्म, ठीक है। और भी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, जैसे दुनिया में जो जिंदा है सो है वो भी आदमी, या कुछ भी। इस लाइन पर आप अपने शब्द बनाइए इस स्केल पर। ये सिर्फ एक सहारा है, कभी भी ये ना समझें कि धुन पे लिखना ही बहर में लिखना है। इसमें आपको बस एक मदद मिलेगी ये चेक करने के लिए कि आप बाकायदा स्केल पर हैं या नहीं। अदरवाइज आपको शब्द बा शब्द, लफ्ज द लफ्ज मिलाकर आपको देखना है कि वो वही जो 2-2 1-2 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2 ये वाला स्केल है कि नहीं, ठीक है। अब वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको बाकी आपके आसपास यूज होने वाले हर शब्द, हर लफ्ज का वजन पता होगा। तो ये है सांस जिसकी चलती वो जिंदा है जिंदगी, बेजान बेहवास है एक उसकी जिंदगी, फूलों में, शाखों में और पत्तों में जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी। ये जिंदगी नामा मेरी नज्म है, जिसके कुछ हिस्से मैंने आपके लिए पढ़े, ठीक है। और ये पाबंद नज्म का एक एग्जाम्पल था आपके लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपनी दूसरी पर। अच्छा, आप अगर इसी धुन पर कुछ एक लाइन लिखना चाहें या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी उस लाइन को यहाँ पर पढ़कर इस चीज़ को हम सबके सामने वैलिडेट कर सकते हैं, और हम आगे सीख सकते हैं क्या वो लाइन बिल्कुल इसी स्केल पे है या नहीं। जो हमारे रेगुलर अटेंड करने वाले हैं, जैसे गुड़िया तिवारी जी हैं, शीतल जी हैं, और भी मुझे पता नहीं मनदीप जी आज आए हैं या नहीं, विशाल जी हैं, और दीपिका दानिस्त हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं जो रेगुलर अटेंड करते हैं, जिनको इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ का इल्म है कि शब्दों का वज़न क्या है, लफ्ज़ का वज़न कैसे उनको हम बहर में रखते हैं। तो वो चीज़ आप कोशिश कीजिए 1-2 लाइन लिखने की इसी स्केल पर। ला 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 ला, ये धुन है। ला 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 ला, ये गाइडिंग है बस आपके लिए, बहर में लिखने के लिए गाइडेंस है इसमें, ठीक है। और बाकी आप बहर में कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे फिर उसके बाद पाबंद नज्म ये मानी जाएगी। इसमें काफिया की भी पाबंदी रखनी पड़ेगी आपको, सेम राइमिंग वर्ड की भी, लेकिन आप एक लाइन लिखिए तब आगे पता चलेगा। और जो भी लाइन लिखें कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ताकि हम उसे आगे पढ़ सकें। तो ये थी हमारी पाबंद नज्म पर थोड़ा और कैसे करें, पाबंद नज्म कैसे लिखें उसका गाइडेंस। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारी नज्म मुर्रा। अब नज्म मुर्रा में काफिये की पाबंदी नहीं होती, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। और मैं इसके लिए एक नज्म खोलता हूँ आपके लिए, एक नज्म पढ़ देता हूँ। ओके, सुदर्शन फाकिर जी की नज्म जो है, हाँ जी। तो अब हम आते हैं अपने अगले नज्म के, कहना चाहिए एक टाइप पर, उसकी सूरत पर, और जिसको था कि नज्म मुर्रा कहते हैं हम। काफिया नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं होने की भी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी आज़ादी है। स्केल सेम है, नज्म में जो मीटर है, जो अरकान का काउंट है, या जो हमारा बहर है, वो बराबर है। 2 नज्म पढ़ता हूँ। पहली नज्म है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बहुत
फेमस, बहुत मशहूर और बेइंतहा खूबसूरत नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, जिसके जो पहले दो मिसरे थे वो उसको फर्दर एडप्ट किया है पीयूष मिश्रा जी ने, और जिस पर उन्होंने अपनी बहुत लंबी नज़्म लिखी है। मगर उसके जो पहले दो मिसरे हैं वो फैज़ साहब से इंस्पायर्ड या उन्हीं पर उन्हीं को लेकर लिखा गया। और उर्दू शायरी में ये बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल ये रिवायत है कि हम किसी बड़े शायर की एक लाइन या दो लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं अपने ज़माने में। तो चलिए मैं ये फैज साहब की कुछ इश्क किया कुछ काम किया नज़्म पढ़ता हूँ। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आगे आड़े आता रहा, और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो ये थी नज्म फैज साहब की, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अब आप जब इसका वेट निकालने जाएंगे तो कुछ इश्क 2 1, कुछ इश्क 2 2 1 हो गया। किया किया, अब इसका 1 2 और 2 2 दोनों हो सकता है। अब आपको यहां पे तख्ती करके देखना पड़ेगा कि क्या है। किया कुछ वजन हो गया 2, काम 2 1, किया 1 2, तो कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अब जब आप इसका स्केल देखेंगे तो हर लाइन में आखिरी तक स्केल सेम है। फिर आखिर तंग आकर हमने, फिर 2, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देता हूं। फैज साहब की ही नज्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत खूबसूरत नज्म है और इस नज्म से भी आपको सीखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे काफिये की पाबंदी है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि आखिरी लफ्ज जहां राइमिंग है, जिसे कवाफी कहते हैं, हरफ कवाफी कहते हैं, वो सुनिएगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हयात और सबात काफिया मिला, झगड़ा क्या है रखा क्या है काफिया मिला। तो यहां पे कता जो 4 लाइन का है उसको यूज किया गया है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। निगूं हो जाए यूं हो जाए, हर 2 लाइन में काफिया बदल रहा है, मसनवी का फॉर्मेट है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत के सिवा राहत के सिवा, फिर से काफिया मिल गया और बदल गया। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, तनूरों से नासूरों से, 2 लाइन में काफिया बदल गया। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग न मांग। तो इसमें आपने देखा कि हर 2 लाइन में काफिया बदलता है। तो ये एक मसनवी का फॉर्मेट है और स्केल इसमें सेम है, पूरा बहर एकदम सेम है। तो उसी बहर में ये बात कही गई है। ठीक है, हम इसी नज़्म मुर्रा पे ही हैं। अब इसमें हम आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए, इसको लिखा कैसे जाए। तो
एक और मैं आपको पहले बड़े शायर का पढ़ूं, इससे पहले मैं एक नाचीज का पढ़ दूं। मैं अपना एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए आपको बता दूं कि एक स्केल आप ले सकते हैं। नज़्म मुर्रा के लिए मैं बता रहा हूँ। स्केल है वही जो हमने गजल के लिए रखा था, पहला हमारा स्केल 122 122 122 122, जिसको हम बहरे मुतकारिब कहते हैं। 1 2 2 के 4 अरकान हैं। मैं टाइप कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। और 122 122 122 122। अभी हम इस पर हैं और इस कमेंट को मैंने पिन कर दिया। ठीक है, ये बहर है हमारी। इस बहर में बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इसकी ट्यून है, मैंने पहले ही गज़ल के, अगर जिन्होंने नहीं सुना समझा है वो चौथा, पांचवा, छठवां सेशन एक बार फिर से देख लें। वहां पर इस बहर में कैसे लिखा जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए। बहर मुतकारिब इसका नाम है। कैसे की जाए इसको बताया गया है वहां पे। तो एक सिचुएशन पकड़िए और ये धुन समझिए, 122 122 122। इसमें अल्लामा इकबाल का जो बहुत आला एक रचना है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी आ नीचे भी ऊपर, अभी इश्क इश्क के इम्तिहान और भी हैं। 122 122 122 122, यही स्केल है। आप चाहें तो ये धुन पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो और भी दूसरी कोई धुन है वो पकड़ सकते हैं। और उसमें एक सिचुएशन पकड़िए और सिचुएशन को रखते हुए एक नज्म लिखने की आप बिल्कुल कोशिश करते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक रफ ताज़ा एग्जाम्पल है एकदम कल रात का। अच्छा, ताज़ा से एक बात याद आई कि एक क्वेश्चन है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 शब्द हैं, ताज़ा और एक है ताज़ी। ताज़ी सब्जी और ताज़ा फल, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए ताज़ा, ऑप्शन बी ताज़ी, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी पता नहीं। तो ए बी सी डी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए कि कौन सा लफ्ज का इस्तेमाल सही है, ताज़ा, ताज़ी, दोनों या पता नहीं। ए बी सी डी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ छोटी छोटी जो आम गुफ्तगू की बातचीत की, हिंदुस्तानी शायरी की, हिंदुस्तानी भाषा की जो छोटी मोटी टिप्स हैं हम देते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जी बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ताज़ा सही शब्द है, ताज़ी सही शब्द है, लफ्ज़ है, या दोनों सही हैं या पता नहीं? जल्दी 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 बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ए बी सी या डी। डी शीतल का कहना है पता नहीं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वैसे। अच्छा, पूजा जी का कहना है ताज़ी सही है। ओके, वैसे ये तो ताज़ी ताज़ी बात है ना, ये ताज़ी सब्जी है। तो और जल्दी जल्दी बाकी जो भी लोग हैं वो टाइप कीजिए। अभी तो सिर्फ 2 ही लोगों के जवाब आए हैं, बाकी लोग टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ताज़ा, ताज़ी, दोनों या पता नहीं? इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर मजा आएगा। दोनों, काव्य प्रिया का कहना है दोनों। और I'm waiting for more answers. जी, कोई और है जो कुछ और, किसी का जवाब, कोई और कुछ कहना चाहता है? जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो सही शब्द है वो है ताज़ा। ताज़ी गलत शब्द है। सब्जी ताज़ा होती है, ताज़ी नहीं। अब चूंकि वो सब्जी है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ताज़ी लगा दें, मगर जो सही शब्द है वो ताज़ा है। ठीक है, ताज़ा, नॉट ताज़ी। और ठीक है, सक्षम रूह का कहना है ताज़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सही शब्द है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि ताज़ी गलत शब्द है। ठीक है, तो जब भी यूज़ करें तो ताज़ा इस्तेमाल करें। हाँ, तो
अच्छा, किसी का आया है कि भले दिनों की बात थी, भली सी एक शक्ल थी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, अहमद फराज साहब की बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी नज्म है ये। और इस नज्म में अलग अलग मीटर हैं, अलग अलग चीज़ यूज़ हुई है कि भले दिनों की बात थी, भली सी एक शक्ल थी, ना ये कि हुस्न ताम हो, ना देखने में आम हो, ना ये कि वो चले तो कह कशां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे, कोई भी रुत हो उसकी छब, कोई भी रुत हो उसकी छब, फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी, न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह हो शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इल्ज़ आम हो, इज़्न आम हो। ये अच्छी, बहुत अच्छी नज्म है जी। हाँ जी, हवा ताज़ा ताज़ा हवा होती है, ताज़ा हवा खाने, ताज़ी हवा नहीं। दरअसल क्या है, जो हवा का इस्तेमाल है, जो मूल शब्द है, अच्छा ताज़ा एक अरेबिक शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वो अरबी से लिया गया है, अरेबिक है। और अरेबिक में आप जब इस्तेमाल करेंगे तब इसका पता चलेगा कि ताज़ा और ताज़ी में क्या अंतर है। और आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, जैसे कि बहुत से लोग अभी किताब के लिए पूछते हैं कि हम किस किताब से वो कैब अपनी बढ़ा सकते हैं, या किस किताब से हम रेफ़र कर सकते हैं। किताब से बढ़ाने के बजाय मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आपको कहीं भी अच्छे से अच्छी शायरी पढ़ने को मिलती है तो आप वो पढ़ें, बजाय इसके कि अगर आप कोई किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें से आप शब्द याद कर लेंगे, तो शब्द याद करने से तो नहीं हो पाएगा। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और शायरों की पढ़ सकते हैं वो भी पढ़िए। लेकिन हाँ, रेफ़र करने के लिए बता दूं, एक शब्दकोश आप ले सकते हैं, ये उल्टा अगर दिख रहा है तो ये उर्दू हिंदी शब्दकोश है, व्यवहारिक उर्दू हिंदी शब्दकोश है, संपादक इसके सैयद असद अली हैं। तो इसमें आपको खास बात मुझे जो इस शब्दकोश में लगी वो ये है कि इसमें शब्दों के साथ साथ उनके जो एटिमोलॉजी है, वो शब्द किस भाषा से आए हैं, वो स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं, और उनका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, किस सूरत में उनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं, लेकिन मैं फटाफट से वापस, अभी किसी ने ये बात उठाई है तो इसको पूरा कर देते हैं। तो देखिए इसमें, ठीक है, आप इसको देखिएगा। इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर इस चीज़ का दिया है। मैं आपको बता दूं ऐसे कि ये अरेबिक शब्द है, और इस अरेबिक शब्द का इस्तेमाल ताज़ा के रूप में किया जाता है, ताज़ी के रूप में नहीं किया जाता। तो हाँ, यहाँ पर है। अच्छा, जो ताज़ी हम इस्तेमाल करते हैं, ताज़ी का मतलब क्या है? ताज़ी, अगर हम ताज़ा को ताज़ी का इस्तेमाल करेंगे तो ताज़ी अरेबिक में घोड़े को बोलते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि ताज़ी हवा है, तो इसका मतलब अरेबिक भाषा में घोड़ा है, घोड़े का है। तो इसलिए ताज़ा इज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो आप ताज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होके। ठीक है, तो पहली बात। अच्छा, सब्ज वाली बात आई, सब्जी, सब्जी क्यों कहते हैं? सब्ज माने होता है हरा, जो रंग है सब्ज, घास बड़ी सब्ज है तो मतलब ग्रीन, एकदम फ्रेश है, इसीलिए वहां से सब्जी आया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए हम सब्जी इस्तेमाल करते हैं। स्याह मतलब ब्लैक के लिए करते हैं। कॉमन कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पोइट्री में या साहित्य में मिलती हैं। सुर्ख मतलब लाल होता है, ठीक है, सफ़ेद तो सफ़ेद है ही। और सुरमई मतलब ग्रे है। तो जैसे शाम सुरमई अखियों में, नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रही, इलैयाराजा का कंपोजिशन है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं, पिक्चर मूवी का नाम है सदमा, सुरमई अखियों में। तो इसमें सुरमई अखियों का मतलब है ग्रे आइज, तो मतलब नींद वाली आंखें जो होती हैं। सुरमई अखियों में एक नन्ना मुन्ना एक सपना दे जाए, तो सुरमई का जो मतलब है, मानी है, वो है ग्रे। ठीक है, और धानी बहुत इस्तेमाल होता है, गुड़ धानी। आप निदा फाजली को पढ़ेंगे तो गुड़ धानी दे जा, धानी जो है वो येलो के लिए इस्तेमाल होता है, धानी। ठीक है, तो ये रंगों को अलग अलग हम शायरी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक छोटा सा हम डाइवर्ट हो गए थे रूट से। चलिए, तो अब मैं था नज़्म मुर्रा पे। नज़्म मुर्रा में थे कि हमको स्केल सेम रखना है और काफिये की पाबंदी नहीं है। हम काफिये की पाबंदी बदल सकते हैं, सेम काफिया रखें ना रखें, बदलते जाएं, इस तरह की सूरत बनती है। तो अभी ताज़ा वाक्य है, ताज़ा वाक्य है कि मैं अभी कुछ 2 रोज़ पहले, 2 दिन पहले अपने काम से लौट रहा था। तो जब रात को मैं लौट रहा था, बम्बई में रहता हूँ, तो बम्बई में ये शहर, जैसा कि गुलजार साहब ने अपनी नज़्म में कहा कि इश्तेहारों का शहर है। फ्लाईओवर से गुजरो तो तमाम इश्तेहार आपको दिखते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तब एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि इस शहर में आदमी से ज़्यादा सपने बिकते हैं। जो कहीं है वो कुछ और बड़ी चीज़ों के सपने हैं। तो चलते चलते इसी स्केल पर एक नज़्म मुर्रा मैं लिख रहा था, जो बिल्कुल अभी अधपकी है,
लेकिन चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और हम उस धुन पर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हाँ, जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं बिल्कुल इसको पोस्ट करूँगा, लेकिन अभी सुनिएगा इसको कि स्केल है 122 122 122 122 और वर्ड्स रिपीटेशन और काफिये की पाबंदी नहीं है। ठीक है। यहाँ दौड़ती एक सफर जिंदगी है, यहाँ दौड़ती एक सफर जिंदगी है, यहाँ सड़कों पे मिलता घर जिंदगी है। कई आंखें जो कब से सोई नहीं हैं, कई आंखें जो कब से सोई नहीं हैं, यहाँ जागती हैं वहाँ भागती हैं। न रोटी के भूखे न जिद है निवाला, न रोटी के भूखे न जिद है निवाला। यहाँ मारती भूखे सपनों की हाला, यहाँ मारती भूखे सपनों की हाला। वो कुछ कर गुजरने का जज्बा है खतरा, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा है खतरा। लहू मांगता ये शहर कतरा कतरा। ये जलते हुए इश्तिहारों की दुनिया, ये जलते हुए इश्तिहारों की दुनिया। ये लाशों के ऊपर मकानों की दुनिया। यहाँ सुबह ख्वाहिश की नन्ही सी चहचक, यहाँ सुबह ख्वाहिश की नन्ही सी चहचक। यहाँ इज़्तिराबों में शामें हैं धक धक, इज़्तिराब मतलब रेस्टलेसनेस, बेचैनी। यहाँ इज़्तिराबों में शामें हैं धक धक। यहाँ रातों में खून बरसती हैं आंखें, यहाँ रातों में खून बरसती हैं आंखें। यहाँ जिंदगी जैसे कोई सलाखें, यहाँ बिकते हैं आदमी के ये सपने, यहाँ बिकते हैं आदमी के ये सपने। यहाँ फुटपाथ पे मिलते अपने, कुछ दूरी कुछ अपने। ये एक रफ थी जो मैं बस चार पांच लाइन दिमाग में आ रही थी। जो थॉट एक था कि यहाँ पे सपने बिकते हैं, ये सपने हैं जो यहाँ बेचे जा रहे हैं और सपनों के लिए ही इंसान मरता है। यहाँ भूख प्यास किसी की जिद नहीं है, यहाँ कुछ कर गुजरने की जिद है तो कुछ अपने सपनों को पूरा करने की। ये एक बुनियादी ख्याल है। इस बुनियादी ख्याल को पूरा करने के लिए अलग अलग सूरतें हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं जो ली गई हैं और अलग अलग एग्जाम्पल्स में उसको लिखा जा सकता है, लेकिन स्केल हर लाइन का वही है। कितने सारे कहीं रिपीटिंग वर्ड्स आए हैं, कहीं नहीं आए, लेकिन स्केल एक है। देखिए अब स्केल एक कैसे मैच कराएंगे, धुन पर सुनिए। इसके दो धुन हो सकती हैं। जैसे पहली मैंने बताई थी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये एग्जैक्टली वही स्केल है। ठीक है। या फिर दूसरा स्केल ये भी है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये भी एक स्केल है, बिल्कुल सेम इसी 1-2 के लिए। ये दूसरी धुन है। तीसरी धुन है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आप इस धुन को पकड़ लीजिए। या फिर चौथी धुन, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आप इसमें से कोई भी धुन पकड़िए और उसमें फिर मैच कराइए। आपको अगर एक भी शब्द इधर उधर मिलेगा, इसका मतलब है कि वो नज्म में, इस नज्म मुर्रा से बाहर है। ये दौलत भी ले लो से शुरू करते हैं और उसी पर चेक करते हैं। यहाँ दौड़ती एक सफर जिंदगी है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। यहाँ दौड़ती एक सफर जिंदगी है, यहाँ सड़कों पे मिलता घर जिंदगी है। मैच कर रहा है। दूसरा, कई आंखें जो कब से सोई नहीं है, यहाँ जागती है वहाँ भागती है। मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि नज़्म मुर्रा की सूरत को सेकंड टाइप की जो हमारी कैटेगरी है उसमें लिखने के लिए हम एक बुनियादी ख्याल पकड़ें, एक स्केल पकड़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम काफिया मैच कराएं और हम आगे तक बढ़ सकते हैं, आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरी हो गई आज़ाद नज़्म। अच्छा, इसमें नज़्म मुर्रा में भी जो परछाइयाँ हैं, परछाइयाँ का मैंने कल स्केल बताया था आपको। अगर किसी को याद है तो वो स्केल था 1-2-2 1-1-2-2 1-2-1-2 और आखिरी में 2-2, जिसको हम ऑप्शनल 1-1-2 के नाते भी पढ़ सकते हैं। ये जो स्केल है 1-2-2 ये वाला, ये 1-2-1-2 वाला जो स्केल है, ये बहुत ही फेमस है और इस पर निदा फाजली साहब की बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं आपको
आपने एक बहुत खूबसूरत गजल का मतलब सुना होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। निदा फाजली की है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इसको अगर आप मैच कराएंगे तो इसकी धुन वही है जो मैं आपको पढ़ देता हूँ। और इस पे दुष्यंत कुमार का भी जो एक फेमस गजल है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार। इसी स्केल पर, मतलब इसी धुन पर हम मैच करा के देख सकते हैं निदा फाजली। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मैच कर रहा है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ठीक है। और बहुत सारे हैं जो इसी स्केल पर लिखे गए हैं। और जैसे सफर में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। अगेन निदा फाजली। इसी स्केल पर आपको साहिर साहब की जो नज्म है जिसका उन्वान है परछाइयाँ, उसका स्केल बिल्कुल यही है सेम। कल मैंने इसका एक बंद पढ़ा था, आज उसको इस स्केल पर गाकर देखते हैं क्या ये बिल्कुल स्केल पर है। और इसका बंद है कि जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। ठीक है। अब इसको अगर हम जब चेक करेंगे तो देखिए किस तरीके से बिल्कुल इसी स्केल पर आता है कि जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह, हसीन फूल हसी पत्तियां हसी शाखें लचक रही है किसी जिस्म नाज़नी की तरह, फजा में घुल से गए हैं उफुक के नर्म खुतूत, जमी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह। बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब इसकी जो बहर है, अगर आप इस बहर में इस जमीन पर इस बहर में कुछ लिखना चाहें तो आप इस धुन को एज अ गाइडेंस पकड़ सकते हैं और उसके बाद अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। इसमें आप अगर काफिया मिलाएंगे तो आपकी पाबंद नज्म हो जाएगी। अगर आप इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलाते हैं, जैसे इसमें देखिए पहला जो मिसरा था वो दूधिया आंचल, दूसरा था की तरह, तीसरा था शाखें, चौथा नाजनी की तरह, तो कहीं है कहीं नहीं है। पांचवा है नर्म खुतूत, फिर है सरजमी की तरह, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। तो यहां पर मैच होती है बात। ठीक है। और देखो मैम तीसरा बंद पढ़ रहा हूं इसी का। इन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। मैच कर रहा है। यही फजा थी यही रुत यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। अब जमाना था इब्तिदा की थी, यहाँ पे कोई काफिया नहीं है, लेकिन ये जो चार मिसरों का बंद है इसे पूरा अगर आप सुनेंगे तो इब्तिदा की थी। मैं पढ़ रहा हूँ साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ। इब्तिदा की थी और इसकी जो चौथी लाइन है वो है इल्तिजा की थी। तो इसमें 1 2 3 4 चार मिसरे हैं जिसमें से दूसरे और चौथे में काफिया सेम है। ध्यान से सुने, दूसरे और चौथे में काफिया सेम है। ये उर्दू शायरी की एक और सिन्फ, एक और फॉर्म होती है जिसे कहते हैं कता, जिसमें दूसरे और चौथे में सेम है। ये कता का मुक्तक, ये कता का बंद है। जैसे यही फजा थी यही रुत यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरजती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी। अब इब्तिदा की थी इल्तिजा की थी, दूसरी और चौथी लाइन में मैच होता है। फिर आगे है कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं, तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं। इसमें बार बार जो रिपीटिंग लाइन है वो है तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं। अब तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं, इसकी लीड लाइन है, इसकी एक बार बार जो रिपीट होती है। जो तसव्वुर रात का मतलब है जो ख्याल, और ख्याल का जो प्लूरल है तसव्वुर रात, तो तसव्वुर रात का मतलब रात से नहीं है, तसव्वुर का मतलब है थॉट, और मेनी थॉट्स, बहुत सारे ख्यालों की परछाइयाँ उभरती हैं, तो तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं। इस लाइन का अगर आप स्केल निकालेंगे, वेट निकालेंगे, वजन निकालेंगे
तो फिर से वही निकल कर आएगा, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, तसव्वुरात की 1 2 1 2 तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए। ये वही बहर है। पूरी नज्म में, पूरी में नहीं, मतलब आगे बहुत लंबी है और आगे चल के बहर बदलेगी इसकी, लेकिन ये फर्स्ट बहर इसकी ये है। लेकिन कहीं काफ़ी की पाबंदी है, कहीं नहीं है। तो नज़्म मुर्रा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसमें कहीं 2 लाइन का बंद है, कहीं 4 लाइन का बंद है, कहीं 6 लाइन का बंद है। तो हम उस हिसाब से अलग अलग टाइप्स ऑफ पोइट्री, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इसमें देख सकते हैं। इसमें रुबाई का भी है, जो हम कल का हमारा सेशन है वो अदर फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोइट्री पे, नज़्म में जो अलग टाइप हैं कि रुबाइयाँ हैं, कथा हैं, मसनवी हैं, मरसियाँ हैं, कसीदा है, इस पर हम बात करेंगे कल के सेशन में। तो आज के सेशन में ये इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, साहिर साहब की इस नज़्म का जिक्र मैंने कर दिया, और इसको वज़न का जिक्र भी मैंने कर दिया। और अब हम साथ साथ ये, और मैंने अपनी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बताया था आपको कि कैसे हम नज़्म मुर्रा को एक स्केल पे लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ दौड़ती एक सफ़र ज़िंदगी है, जिस नज़्म का उन्वान था बम्बई में सपने, तो उस पे लिखी थी, और वो आपको धुन मैंने बता दी। और आप चाहें तो उसको पूरा कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। bebar.poet पे आप मुझे भेज सकते हैं, वो मेरा पोस्ट बॉक्स ऑफिस टाइप है। तो वहाँ से आपके सारे ख्याल, आपके सारे जज्बात जो भी आप उतारेंगे, मेरी टीम द्वारा मुझ तक पहुँचा दिए जाएंगे, और मैं फिर 122 122 122 122 के स्केल पर आपकी जो भी ख्याल हैं वो अगले सेशन में पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। अब 2 जो नज़में रहती हैं वो है आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। नसरी नज़्म में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन उसमें ख्याल की बहुत बड़ी पाबंदी है, और पढ़ते हुए एक आहंग प्रोड्यूस होना चाहिए। तो देखिए, आज़ाद नज़्म में भी एक टाइप था, और पहले मैं आज़ाद नज़्म पढ़ देता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ जावेद अख्तर साहब की आंसू, एक नज़्म है। ठीक है, हमारे पास आखिरी के 5 मिनट हैं, तो इस आखिरी 5 मिनट में आप इस नज़्म को सुनकर ये देखिए कि इसमें एक म्यूजिकलिटी और रिदम कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ वजन और स्केल की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक इनबिल्ट म्यूजिकलिटी है, जो किसी भी पोइट्री, किसी भी काव्य, किसी भी पद्य के लिए एक कंपलसरी चीज़ है। ठीक है, इस नज़्म का उन्वान है आंसू, और ये जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई है। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ कि किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नस्र चल रहा है, लेकिन नस्र नहीं है, ये एक पोइटिक है। अब देखिए, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का? ये आंसू क्या है ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, हसास संवेदनशील, कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जिसने किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी डला है? ये आंसू क्या मैं समझूं, ये आंसू क्या मैं ये समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियां एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर जिंदा हैं, जहां ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं, और कुछ नहीं, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे अंधेरे, घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छिपाता, जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज की तो वो जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो फिरता फिर किस पे नाज आंसू, तो करता फिर किस पे नाज आंसू, कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, ना मोतबर था ना रास्तों से ही बाखबर था। तो चलते चलते वो थम गया था, ठिठक गया था, झिझक गया था, ठिठक गया था, झिझक गया था। सेम इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले
तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। यहाँ ये नज्म थी जावेद अख्तर साहब की। तो आपने इस नज्म में देखा कि कहीं पर इनबिल्ट स्केल यूज है और कहीं पर स्केल का सब स्केल यूज किया गया है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नज्म का, आज़ाद नज्म का। और अब जब हम आते हैं बात नसरी नज्म कहने पर कि जिसमें स्केल की पाबंदी नहीं है, बहर की पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इनबिल्ट आहंग, एक इनबिल्ट रिदम, एक इनबिल्ट म्यूजिकलिटी, एक इनबिल्ट एक जो काव्य का रस है वो होना जरूरी है। और ख्याल की पाबंदी बहुत बड़ी है। उस ख्याल की पाबंदी के चलते ही हम एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ अपनी। मेरी एक नज्म है जिसका उन्वान है मौत। सुनिएगा ये मौत क्या नज्म है, और फिर इसको मैं आगे, आप छोटी सी नज्म है तो उसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। जिंदगी में दौड़ते भागते बचते रहे मौत से अक्सर, जिंदगी में दौड़ते भागते बचते रहे मौत से अक्सर, ठहर के एक पल सोचा ना, ठहर के एक पल सोचा ना कि ये मौत क्या है। जाती सांसों का सिलसिला है या आजाद रूहों की कड़ी है, हिज्र है जमीन से छूटते जिस्म का या वस्ल है आसमानी तिलिस्म का, गम है छूटते खुलूस का या जश्न है माजी बनते जुलूस का। एक ठहरे वक्फे में खला में जज्ब होता धुआं है या कुंदन बनी रूह की जिला है। ये मौत है क्या, ये मौत है क्या। अब इसमें एक इनबिल्ट स्केल है जो यूज हुआ है, और आपने नोटिस किया कि जब हम इसे पढ़ रहे थे तो एक राइमिंग आती है और कहीं ना कहीं म्यूजिकलिटी डेवलप होती है। तो इसी का लास्ट एग्जाम्पल, आखिरी 2 मिनट, और एक नज्म पढ़कर मैं इस बात को यहाँ पर मुकम्मल करूँगा और कंप्लीट करूँगा, और उसके साथ ही आप सभी को अगले सेशन के लिए दावत दूंगा कि आप आएँ और अपनी अपनी नज़में, अपनी अपनी कविताएं, अपनी अपनी रचनाएं हमारे साथ पढ़ें। वो रचनाएं चाहे नज़्म की पाबंदी, पाबंद नज़्म की सूरत हो, नज़्म मुर्रा हो, आज़ाद नज़्म हो, या फिर नसरी नज़्म हो, किसी भी तरह की नज़्म, किसी भी तरह की कविता, किसी भी तरह का गीत आपको हम अगले सेशन में पढ़ने के लिए यहाँ से कोशिश करेंगे आपको जोड़ें। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अगर स्केल पे लिख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है, और अगर नहीं तो फिर उसमें एक आहंग और एक प्रैक्टिस करनी है आपको कि कैसी म्यूजिकलिटी लानी है। ठीक है। और अभी एक नया साल आया, और इसी के साथ अब आप थोड़े से ज़हीन और स्केल को समझ रहे हैं, तो एक मैं अपनी नज़्म है वक्त का मुसाफिर, वो नज़्म पढ़कर इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। वक्त का मुसाफिर एक नज़्म है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं करते, मतलब शहर राहें पकड़ कर ट्रैवल नहीं करते, बल्कि हम वक्त में भी ट्रैवल करते हैं। वी ट्रैवल इन दी सिटीज़ ऑफ टाइम एज वेल। जैसे जब तक हम 2020 में थे तो एक 2020 एक शहर अपने आप में, अब 2021 में आ गए तो हम शहर में आ गए, दूसरे वक्त की दूसरे शहर में आ गए। मतलब हम एक मुसाफिर हैं जो वक्त के शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि अगर एक साल एक शहर है तो फिर महीने क्या होंगे, छोटे छोटे कस्बे, तो फिर हफ्ते क्या होंगे, हफ्ते क्या है, गलियां हैं, तो फिर एक दिन क्या है, शायद एक घर है, तो फिर एक लम्हा क्या है, उस घर में कमरे हैं, रसोई है। तो एक ये ख्याल है, और इसी ख्याल की बुनियादी थॉट पर एक नज़्म है, मुलाहिजा फरमाएं। और मुझे अपनी नज़्म पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ। हम सब जो यूं बढ़ रहे हैं एक नए वक्त में चल रहे हैं, हम सब जो यूं बढ़ रहे हैं एक नए वक्त में चल रहे हैं, आगे बढ़ने में माहिर हैं कि हम सब एक मुसाफिर हैं, आगे बढ़ने में माहिर हैं कि हम सब एक मुसाफिर हैं। सिर्फ गली शहर या राहों की नहीं, यूं कि वक्त की पगडंडी पे भटक रहे हैं सैयारे से, कुछ जीते से कुछ हारे से। घड़ी के कांटों का अलग फसाना, घड़ी के कांटों का अलग फसाना, बस गोल गोल है चलते जाना। जो बीत गई सदियां वो मानो जैसे छोड़ा शहर पुराना, एक मुसाफिर हार न माना फिर नया साल है नया ठिकाना। एक मुसाफिर हार न माना फिर नया साल है नया ठिकाना। जैसे राही अपनी राह पकड़, जैसे राही अपनी राह पकड़, बस शहर बदलता जाता है, वैसे ही ये शहर साल का
हर साल बदलता जाता है, वैसे ही ये शहर साल का हर साल बदलता जाता है। इन वक्त के शहरों में कस्बे महीनों के नाम हैं, कहीं सर्दी की धूप है सेकी, कहीं गर्मी में खाए आम हैं। जब इन महीने वाले कस्बों में कोई हफ्ते वाली गली आ जाए, तो नुक्कड़ पे खड़े खड़े हफ्तों का हाल पूछना। कितने हफ्ते रोके काटे, कितने ख्वाब मिलके बांटे, इन सबका हिसाब पूछना। हर गली हर नुक्कड़ पे बसा एक दिन नाम का घर होगा। हर गली हर नुक्कड़ पे बसा एक दिन नाम का घर होगा। एक आंगन जैसा लम्हा होगा, चौका जैसा एक पल होगा। जैसे सारे कमरे एक जगह आंगन में मिल जाते हैं, जैसे सारे कमरे एक जगह आंगन में मिल जाते हैं, वैसे सब लम्हे एक दूजे के कंधों पे टिक जाते हैं। तुम मुसाफिर चलते चलते वक्त के किसी शहर ठहर जाना। दिन नुमा घर के अंदर किसी लम्हे में रुक जाना, और लम्हे की दीवार पर कान लगा दास्तान सब सुनना कैसे हसीन याद कोई गीले पैर ले छप छप करती आई थी। सुनना कैसे हसीन याद कोई गीले पैर ले छप छप करती आई थी, और कैसे कड़वी बातों ने एक अर्थी वहीं उठाई थी। एक तंग रसोई लम्हे में तुम्हारे हौसले गुड़गुड़ाए थे, यहीं मुझे तुम छोड़ वक्त के दूजे शहर चले आए थे। मुझे मतलब कौन कह रहा है? ये वक्त खुद कह रहा है, ये समय खुद कह रहा है कि तुम मुझे कैसे छोड़ के चले गए थे। मतलब वक्त साल 2020 कह रहा है कि तुम कैसे वक्त में ट्रेवल करके चले गए। एक तंग रसोई लम्हे में तुम्हारे हौसले गुड़गुड़ाए थे, और यहीं मुझे तुम छोड़ वक्त के दूजे शहर चले आए थे। मगर तुम्हें तो जाना ही था, तुम मुसाफिर जो थे। एक मुसाफिर का फर्ज है एक शहर से दूसरे शहर जाना, जैसे आखिरी तारीख बदल जाना। मुसाफिर हो जाओ, बिल्कुल जाओ, नए शहर का जश्न मनाओ, नए साल का जश्न मनाना। मगर सुनी दास्तान लम्हों की अगले मुसाफिर को सुनाना। कभी कभी जब वक्त मिले तो गए लम्हों की दास्तान सुनना। हम मुसाफिर हैं, आगे बढ़ने में माहिर हैं। हम मुसाफिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो ये सेशन था हमारा हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी पोइट्री में नज़्म निगारी पर। नज़्म निगारी की चारों सूरतों पे हमने बात की, और हर सूरत पर बाकायदा हमने एग्जाम्पल्स दिए, हमने मिसालें दी, और उनमें होने वाली बहर और उनमें आने वाली धुनों की भी हमने आपको थोड़ी सी हम सब ने बात की कि कैसे उनकी धुनों पर हम लिख सकते हैं और कैसे वो एक सहारा बन सकती हैं। और इसी के साथ में मैं प्रशांत बेबार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इसको अटेंड करने के लिए। और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे हिंदुस्तानी शायरी पर। और आप अपनी नज़में, अपनी रचनाएं तैयार रखिएगा, और बहुत जल्द ही आप सबको दावत दी जाएगी अपनी अपनी रचनाओं के साथ हम सबको नवाजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे।